हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम अपने यहाँ सिलेबस का एक बेहतरीन कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे और उस कंसेप्ट को कंप्लीट करने के समय पर मैंने आप लोगों से कहा था कि नेक्स्ट कंसेप्ट जो हम डिस्कस करेंगे वो हमारे ग्रामर का एक ऐसा बेहतरीन पार्ट होगा जो कह सकते हैं कि समय के अनुसार अगर देखा जाए तो कंप्लीट होने में काफी समय लेता है, या कहूं कि एक कॉमन जो सिलेबस होता है या जनरल सिलेबस होता है किसी भी एग्जाम का, उसमें सबसे ज्यादा समय लेता है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझे हैं। जो हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि नेक्स्ट क्लास हमारी जो स्टार्ट होगी वो होगी डिटर्मिनर्स की। तो दोस्तों, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक वो होगा हमारा डिटर्मिनर्स। अब देखिए, डिटर्मिनर्स को शुरू जब हम करेंगे तो आप लोग एक बात अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा। ज्यादातर एग्जाम्स में डिटरमिनर को जो दिया जाता है उसको किस तरीके से दिया जाता है कि वहां एक टॉपिक आपको आर्टिकल दिया जाता है और उसके साथ ऑब्लिक लगाकर आपको डिटरमिनर दे दिया जाता है, ऐसे ही दिया जाता है, या फिर आपको आर्टिकल अलग लिख कर दिया जाता है और डिटरमिनर अलग लिख कर दिया जाता है। अब समस्या क्या होती है, एग्जाम में जब प्रश्न पूछा जाता है तो हालांकि वो सिलेबस बनाने वाले जो डिपार्टमेंट है या जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो पता नहीं है ऐसा क्यों करती है। वास्तविकता क्या है ये मैं आज आप लोगों को इसके संदर्भ में कुछ बातें बताऊंगा और उसके बाद में हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो एक पॉइंट समझिएगा आप यहां कि डिटर्मिनर हकीकत में है क्या। और यही कारण है कि जब कभी हमें टॉपिक को इस तरीके से दिया जाता है कि किसी टॉपिक को यानी टॉपिक को इस तरीके से अलग अलग करके हमें अलग अलग टॉपिक बनाकर दे दिए जाते हैं, तो ये हमारे मेहनत को ज्यादा करता है, हमारे सिलेबस को लेंदी बना देता है, हमारी मेहनत ज्यादा करवाता है और रिजल्ट फाइनली वही निकलना है। यानी याद उतना ही करना है हमें, और याद जितना हम करेंगे उतना हमें याद होगा ये भी कंफर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम उलझ कर रह जाते हैं इस तरीके के सिलेबस में और पढ़ाए गए कॉन्सेप्ट्स में। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को जब पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया था तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, तो वर्ब के अंडर में क्या क्या टॉपिक आपके शामिल किए जाते हैं। वैसे ही नाउन प्रोनाउन के बाद में जो हमने एडजेक्टिव पढ़ा था उस एडजेक्टिव के अंडर में कौन कौन से टॉपिक शामिल किए जाते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो आज वही क्लास है जिसमें हमें वो कंसेप्ट एक बार रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार फिर से उसे पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे हम उसे कंप्लीट कर सकते हैं ये हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, पहले मैं आप लोगों को एक कंसेप्ट समझा दूं यहां पर। कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जैसे कि हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था हमारा, और वो टॉपिक था हमारा कौन सा? एडजेक्टिव। कौन सा टॉपिक था? एडजेक्टिव हमारा टॉपिक था। उस टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो एडजेक्टिव हमारा टॉपिक था, ठीक है। और इस एडजेक्टिव टॉपिक की जब हम बात करेंगे तो ध्यान से समझिएगा आप, एडजेक्टिव में होता क्या है, क्या है ये एडजेक्टिव। तो आप लोगों ने वहां पर एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, और क्या था? अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। अ नाउन और प्रोनाउन यानी ऐसा टॉपिक जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये चीज हमारे पास एक कंसेप्ट क्लियर होकर आया कि नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले टॉपिक को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव कहा जाता है। क्लियर है? अब होता क्या है कि एडजेक्टिव को डिटेल में ना तो समझा जाता है ना समझाया जाता है। सबसे बड़ी समस्या यहां आती है। तो अब देखिए, समझिए इस चीज को आप यहां कि ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव का एक पार्ट आता है इसमें, जैसे कि कई प्रकार के, मैं आपको शुरू से ही लिखवा देता हूं। जैसे कि एक एडजेक्टिव होता है हमारे पास, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कौन सा होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। और इस एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट पता लग रहा है कि ये ऐसा एडजेक्टिव है जो किसी नाउन प्रोनाउन की क्वालिटी को क्या करेगा? रेफर करेगा और एक्सप्लेन करेगा, या उसके बारे में हमें बताएगा। और फिर उसके बाद में है एक आता है आपका कौन सा? प्रॉपर एडजेक्टिव। ऐसा एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से संबंधित होता है, प्रॉपर नाउन से जो बनता है। जैसे कि इंडिया से इंडियन बना, अमेरिका से अमेरिकन बना, ऑस्ट्रेलिया से ऑस्ट्रेलियन बना, चाइना से चाइनीज बना। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उन्हें कहा जाता है प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी प्रॉपर नाउन से बनने वाले एडजेक्टिव उन्हें कहा जाता है। इसके अलावा जैसे कि आपका और एक अगर एडजेक्टिव का कंसेप्ट थोड़ा सा डिटेल में हम पढ़ें
तो उसमें आ जाता है आपका कई कंसेप्ट आते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, तो ये सभी शब्द आते हैं। लेकिन अब इसको इस तरीके से न पढ़कर मैं आप लोगों को अलग तरीके से इसे समझा देता हूं कि एक्चुअली क्या होता है। जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, प्रॉपर एडजेक्टिव है, उसके अंडर में और भी कई जैसे हम कैटेगरी सब कैटेगरीज डिस्कस करते हैं और इस तरीके से हम उसे डिस्क्राइब करते हैं अलग अलग तरीके से। इसमें एक पार्ट आता है, एक टाइप आता है और उसे कहा जाता है डिटर्मिनर्स। यानी उस एडजेक्टिव का खुद का ही नाम क्या है, डिटर्मिनर्स है। तो यानी कहने का अर्थ क्या निकला, कहने का अर्थ निकला कि डिटर्मिनर्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। यानी डिटर्मिनर्स जो हैं वो किसका पार्ट है, एडजेक्टिव का पार्ट है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। और अगर एडजेक्टिव का पार्ट है तो सिंपल सी एक बात हमें पता लग जाती है यहां पर, यानी उस रूल को बार बार हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती। और अगर बोलेंगे भी तो अब वो हमारा रिवाइज होगा। कैसे, हमने कहा कि डिटर्मिनर्स आर अ पार्ट ऑफ एडजेक्टिव, यानी ये एडजेक्टिव के पार्ट हैं। तो यानी डिटर्मिनर क्या है, एडजेक्टिव है, सिंपल भाषा में हम ये कह सकते हैं। और एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन प्रोनाउन को क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और अगर डिटर्मिनर एक एडजेक्टिव है तो सीधा सा मतलब ये निकलता है कि डिटर्मिनर्स का प्रयोग भी किसको क्वालिफाई करने के लिए होता है, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। किसको क्वालिफाई करने के लिए, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए होता है। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर। तो डिटर्मिनर कोई अलग ऐसा पार्ट नहीं है, डिटर्मिनर एडजेक्टिव से ही बनता है, या कह सकते हैं एडजेक्टिव का ही पार्ट है। एक बात तो हुई हमारी यहां पर ये। अब थोड़ा सा और समझना इस चीज को, यहां समझिएगा। यहां हम पढ़ना चाह रहे हैं, हमारा एक टॉपिक कौन सा, डिटर्मिनर्स। कौन सा पार्ट है, डिटर्मिनर्स। और डिटर्मिनर्स की अगर हम बात करें तो आप समझिएगा अच्छे प्रकार से कि डिटर्मिनर कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, ये आपको मैं बता दूं। लेकिन एक पॉइंट आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि डिटर्मिनर्स के बाद आपको हर हाल में लगानी पड़ेगी एक नाउन। डिटर्मिनर एडजेक्टिव का वो पार्ट है या वो सब कैटेगरी है जिसके बाद हर हाल में आपको लगानी पड़ती है क्या, एक नाउन लगानी पड़ती है। डिटर्मिनर कितने प्रकार के होते हैं वो मैं आपको एक बार यहां एक्सप्लेन करके बता दूं। और पहला ही इसका जो पार्ट होता है उसका नाम है क्या, आर्टिकल्स। क्या है दोस्तों, आर्टिकल्स। अब आप एक पॉइंट समझिएगा, कहां तक उचित है कि जब सिलेबस दिया जाता है तो उसमें आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स ऐसे दिया जाए। दोस्तों आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स बोलना वहां पर आवश्यक है ही नहीं। अगर आप वहां डिटर्मिनर्स दे देते हैं तो भी मतलब वही निकलता है। और डिटर्मिनर का मतलब केवल और केवल वो शब्द नहीं है जो हमें आज तक परंपरागत तरीके से पढ़ाए गए कि सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। सिर्फ ये ही डिटर्मिनर नहीं है, डिटर्मिनर इसके अलावा और भी बहुत हैं। और जिनमें से पहला डिटर्मिनर क्या है, आर्टिकल्स हैं। अब देखिए क्रम से चलिए आप, रूल अपने आप याद कैसे होते हैं, तो रूल याद करने का तरीका समझिएगा। हमने कहा कि आर्टिकल्स किसका भाग है, डिटर्मिनर्स का। डिटर्मिनर्स किसका भाग है, एडजेक्टिव का। अब एडजेक्टिव क्या है, एक ऐसा शब्द जो नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। और अगर एडजेक्टिव नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है तो निश्चित रूप से चूंकि डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव का ही पार्ट है तो डिटर्मिनर भी किसको क्वालिफाई करेगा, हमने लिख भी दिया। इसके बाद क्या आती है, नाउन। तो यानी ये भी नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा है। और जब हमने ये लिखा कि आर्टिकल्स किसका भाग है, डिटर्मिनर्स का, तो आर्टिकल्स जब डिटर्मिनर्स का भाग है तो आर्टिकल्स भी किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को क्वालिफाई करेगा। क्यों, क्योंकि ये एडजेक्टिव के ही अंडर में आ रहे हैं सभी के सभी। एक दूसरा रूल और क्लियर होता है हमारा, आर्टिकल्स जो है किसके अंडर में है, डिटर्मिनर। और डिटर्मिनर एडजेक्टिव की दोस्तों वो कैटेगरी है, सब कैटेगरी है जिसके बाद में हर हाल में हमें लगाना पड़ता है क्या, नाउन लगाना पड़ता है। तो इसका मतलब भी ये निकला कि आर्टिकल्स जो हैं वो भी अपने बाद क्या लेंगे, हर हाल में नाउन लेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। यानी आर्टिकल्स कैन नॉट बी यूज्ड विदाउट अ नाउन, यानी आर्टिकल्स नाउन के बिना यूज नहीं किए जा सकते, नाउन का आना जरूरी है। अगर कोई रूल विशेष बनता है तो वो अलग रीजन से बनता है, क्या कारण है उसका वो हम डिस्कस करेंगे आगे। तो आर्टिकल्स हैं आपके। और दूसरा जो है आपका वो आता है आपका पजेसिव डिटर्मिनर। क्या आता है दोस्तों, पजेसिव डिटर्मिनर आता है। पजेसिव डिटर्मिनर के अलावा तीसरा आपका जो आएगा वो आएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर।
चौथा जो आपका होगा वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर। पांचवा जो होता है, हालांकि अभी बहुत है, एक्सक्लेमेटरी डिटर्मिनर है और भी बहुत हैं, लेकिन यहां हम लिख रहे हैं कौन सा, न्यूमरल डिटर्मिनर या क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर। और क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर को भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक होता है इसमें डेफिनिट और दूसरा होता है दोस्तों कौन सा, इंडेफिनिट। एक होता है डेफिनिट और दूसरा होता है कौन सा, इंडेफिनिट होता है। अब इस चीज को समझिएगा आप कि यहां डेफिनिट को जब हम समझते हैं तो डेफिनिट के भी टोटल कितने भाग हैं, तीन भाग हैं, जिसमें से एक होता है आपका कार्डिनल, दूसरा होगा आपका ऑर्डिनल और तीसरा होगा आपका मल्टीपल। कौन सा होगा, मल्टीपल होगा। तो ये टोटल आपके सिलेबस में एक जनरल जो ग्रामर होती है, कॉमन इंग्लिश लैंग्वेज जहां पढ़ी जाती है, ग्रामर जहां पढ़ी जाती है, तो उसमें डिटर्मिनर जो होते हैं वो इस कंडीशन में आते हैं, ये इन कैटेगरीज में पढ़े जाते हैं। मुख्यतः इनको आपको पढ़ना ही पड़ता है जब भी डिटर्मिनर आ जाए। तो इसका मतलब है अब हमारे दिमाग में आप देखो कितनी बड़ी कंफ्यूजन है कि जब हमें कहा जाता कि फिल इन द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर है, यानी आप इस ब्लैंक को एप्रोप्रिएट डिटर्मिनर से फिल करो, तो हमारे दिमाग में सिर्फ जो इमेज बनती है वो किन शब्दों की बनती, सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, सेवरल, वेरियस, अ लॉट ऑफ, इनकी ही इमेज बनती। हम कभी विचार भी नहीं करते कि आर्टिकल्स जो हैं वो भी डिटर्मिनर का ही भाग हैं, और भी कई शब्द हैं जो डिटर्मिनर्स का भाग हैं। वो कौन कौन से शब्द हैं, मैं इनके साथ आपको शब्द भी लिखवा देता हूं, जिससे आपको ये रियलाइज हो जाए कि आगे आपको अगली क्लासेज में क्या पढ़ना है। ठीक है, तो समझिएगा आप किसमें कौन सा आपका कंसेप्ट आता है, तो ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल्स में तो आपको पता है ही, तीन आते हैं आपके आर्टिकल, अ, एन और दी। तीन आपके शब्द आते हैं, एक तो है आर्टिकल अ, एक है एन और एक है आपका दी। दूसरा आता है आपका पजेसिव। पजेसिव में आपको आता है क्या, माई, आर, योर, हिज, हर, इट्स एंड देयर, ये होते हैं आपके। ठीक है, ये आपके शब्द हो गए। डेमोन्स्ट्रेटिव जो है उसमें आपके आगे कौन से, दिस, दैट, दीज एंड दोज। माय डियर, ये आपके शब्द हैं जो आते हैं किसके अंडर में, डेमोन्स्ट्रेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में आपके जो आते हैं वो आता है आपका ईच, एक आता है आपका एवरी, एक आता है आपका ईदर, एक आता है आपका नीदर, एक आता है आपका वन और एक आता है दोस्तों आपका क्या, नन। ये आपके आते हैं, संबंधित हैं किससे, डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर से। अब बात आती है न्यूमरल डिटर्मिनर या फिर कहें क्वांटिटेटिव डिटर्मिनर्स जो हैं, उसमें डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो डेफिनिट के तीन भाग हैं, कार्डिनल, ऑर्डिनल एंड मल्टीपल। कार्डिनल जो है उसमें तो आपके शब्द आते हैं जैसे कि 1, 2, 3, इस तरीके के शब्द आएंगे आपके। ऑर्डिनल में ऑर्डर यानी सीक्वेंस को या क्रम को बताने वाले आते हैं, जैसे कि हम शब्द लिखते हैं क्या, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब आते हैं। और मल्टीपल नाम से ही पता लग रहा है कि ये गुणनफल को या कह सकते हैं गुणज को बताता है, यानी गुणा करने के भाव को बताता है। और गुणा करने के भाव को जब बताएगा तो इसमें क्या आता है, जैसे कि सिंगल, डबल, ट्रिपल है, फिर उसके बाद क्या आता है ट्रिपल के बाद, ऐसे मत बोलना जैसे कहीं आप बोल दें सिंगल, डबल, ट्रिपल और इसी रुत में आगे बढ़ के आप बोल दें चौपल है, तो चौपल वगैरह ऐसे नहीं होता, ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको कुछ अलग शब्द सीखने पड़ते हैं और आप चार को कहेंगे क्वाड्रपल। क्वाड्रपल कहेंगे क्योंकि क्वाड वर्ड जो होता है क्वाड 4 को रिप्रेजेंट करता है। आप जानते भी हैं जब कभी कैमरा आपका मोबाइल आप लेते हैं तो उसमें 4 कैमरा जब होते हैं तो क्वाड कैमरा वहां पर आप यूज करते हैं। जहां पर भी प्रोसेसर होता है तो ऑक्टा कोर प्रोसेसर, क्वाड कोर प्रोसेसर जो होता है, ड्यूल कोर प्रोसेसर होता है, तो वो सब क्या है, ऐसी ही वहां पर शब्दों का प्रयोग होता है। फिर 5 होगा तो पेंटापल हो जाएगा है, 8 गुना हो जाएगा तो ऑक्टापल हो जाएगा है, 7 होगा सेप्टापल हो जाएगा। तो इस तरीके के क्या होते हैं कि आपके मल्टीपल
डिटर्मिनर होते हैं। अब बात आती है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट जिसमें हमें डेफिनिट संख्या या मात्रा पता नहीं होती, जिसमें आते हैं आपके सम, एनी, मच, मैनी, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, ये सभी के सभी शब्द आते हैं किसमें, आपके इंडेफिनिट में आते हैं, जिन्हें डिटेल में आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक बार इनको आप डिटर्मिनर्स को फटाफट क्या कर लीजिए, एक बार रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए एक बार कि इनमें से कौन कौन से शब्द आपके शामिल होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कंप्लीट भाई, चलिए स्टार्ट करें, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पर एक चीज हमें क्लियर हुई कि डिटर्मिनर एक ऐसा शब्द होता है जो अपने बाद में हर हाल में क्या लेता है, एक नाउन लेता ही लेता है। ये आपको कंफर्म ध्यान रखना है, क्लियर रहेगा। आगे बढ़िए, और अब सबसे पहले हम अपना पहला पार्ट लेकर चल रहे हैं। और दोस्तों ये पहला पार्ट है हमारा कौन सा, आर्टिकल्स। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल्स हमें कंप्लीट करने हैं। आर्टिकल्स कंप्लीट करने के बाद में फिर हम पजेसिव डिटर्मिनर का यूज कैसे होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव कैसे आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव कैसे आते हैं, फिर हम इंडेफिनिट डिटर्मिनर पर चलेंगे, जिन्हें जनरली डिटर्मिनर कहकर हमेशा से पढ़ाया गया है, उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो एक बात तो आर्टिकल्स की बात हम कर लें। आर्टिकल्स जो हैं वो आपको अच्छे से पता है कि किसका भाग है, डिटर्मिनर्स का भाग है। और डिटर्मिनर्स का भाग है इसलिए ये अपने बाद क्या लेकर चलता है, नाउन लेकर चलेगा ही चलेगा। ये तो कंफर्म है अपनी बात, ठीक है, ये कंफर्म बात हुई। इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि डिटर्मिनर कितने होते हैं टोटल, आर्टिकल अ, एन और दी। आर्टिकल अ, एन और दी, तीन डिटर्मिनर होते हैं आपके। और इन तीन डिटर्मिनर की अगर बात करें तो तीनों की कंडीशन क्या होती है, इसको तरीके से समझिएगा। आर्टिकल अ और एन जो हैं ये कैसे हैं, सिंगुलर हैं। कैसे हैं भाई, आर्टिकल अ और एन का मतलब ही क्या होता है, एक होता है। लेकिन हमेशा इसका मतलब एक नहीं होता। अब इसी चीज को तो समझना है। अगर एक का ही अर्थ देना होता तो वन क्या बुरा था ना, वन में क्या बुराई थी, वन भी तो एक ही अर्थ देता है। वन का अर्थ क्या होता है, एक होता है। लेकिन अ और एन वन से किस तरीके से अलग हैं, एक का अर्थ देते हुए भी। भाई आप ये तो कहते हैं कि सर अ बॉय बोलेंगे तो इसका मतलब एक लड़का है, और वन बॉय बोलेंगे तो भी एक ही लड़का है। तो फिर वन बॉय बोलने में क्या बुराई है कि हमें अ बॉय बोलना पड़ रहा है। तो इसके पीछे कारण है कि तो यही चीज बस हमें समझनी है, तभी तो हम एग्जाम में अप्रोप्रिएट वर्ड्स का प्रयोग कर पाएंगे कि कहां वन का यूज होना चाहिए, कहां अ और एन का यूज होना चाहिए, जबकि दोनों का मीनिंग सेम है बिल्कुल। तो ये चीज ही बस हमें समझनी है और इसी को डिस्कस करना है कि अ और एन अर्थ में वन के समान होते हुए भी उससे किस प्रकार से अलग हैं, इस चीज को हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए अ और एन का वैसे तो अर्थ क्या होता है, सिंगुलर होता है, यानी ये एक को रिप्रेजेंट करते हैं। और आर्टिकल दी जो है ये रिप्रेजेंट करता है स्पेशल कॉन्सेप्ट को। किसको, कॉन्सेप्ट को, स्पेशल कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करता है, या स्पेशल जो होता है उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब एक बात यहां पर अच्छे प्रकार से समझ लीजिएगा, आर्टिकल्स आर अ पार्ट ऑफ डिटर्मिनर्स, सो वी हैव टू यूज अ नाउन जस्ट आफ्टर आर्टिकल्स। यानी इसलिए हमें आर्टिकल्स के बाद में किसका प्रयोग करना होगा, नाउन का प्रयोग करना होगा। अब जब नाउन आएगी ही तो आप अच्छे प्रकार से जानते हैं कि हमारा एक कंसेप्ट भी है, चोर चोर मौसेरे भाई वाला हम कह सकते हैं। तो चोर चोर मौसेरे मौसेरे भाई का मतलब क्या हुआ कि एक जैसे गुण वाले व्यक्ति जो होते हैं, एक जैसे गुण वाली नाउन जो होती हैं वो साथ में मिलना पसंद करती हैं। सिर्फ एक कह सकते हैं कि चुंबक को अगर हम छोड़ दें तो, चुंबक में शायद मैं सोचता हूं अलग होता है कि समान ध्रुव जो होते हैं उसमें समान पोल होते हैं, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, और अगर अपोजिट होते हैं तो वो एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो ये तो उनकी फिजिकल कंडीशन है। लेकिन अगर हम गुणों की बात करें तो गुणों की बात तो यही निकलती है कि जो जैसा है वैसी ही कैंडिडेट के पास रहना पसंद करता है। कहने मतलब कम बोलने वाला ज्यादा बोलने वाले के साथ रह सकता है क्या, पॉसिबल ही नहीं है।
दोनों में कुछ दिन अगर रहेंगे फिर एक दूसरे की हकीकत जैसे पता लगे एक दूसरे से दूर होने शुरू हो जाएंगे वो। तो यही कंडीशन मैं कहना चाह रहा हूं कि जब आप आर्टिकल के बाद लगाएंगे क्या एक नाउन, तो जो जैसा आर्टिकल होगा वैसी ही क्या लेगा, नाउन लेगा। कैसी नाउन लेगा, जो जैसा है वैसी। तो इसका मतलब आर्टिकल और एन कैसे हैं, सिंगुलर। तो ये अपने साथ एक रूल तो ये क्लियर हुआ कि कैसी नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे, ये कंफर्म हुआ। कैसी नाउन लेंगे, सिंगुलर नाउन लेंगे, ये तो हमारा कंसेप्ट कंफर्म हुआ कि प्लूरल नाउन के साथ आप आर्टिकल और एन का प्रयोग नहीं कर सकते। देन व्हाट अबाउट आर्टिकल दी, तो फिर आर्टिकल दी का क्या करें। तो आर्टिकल दी के साथ अगर आप देखोगे तो मैंने ऐसा सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं लिखा। इसका मतलब है सिंगुलर प्लूरल के मामले में इसमें कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, यानी सिंगुलर नाउन के साथ जिस तरीके से ये यूज होता है प्लूरल के साथ भी उसी प्रकार से यूज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये सिंगुलर के साथ भी आता है और प्लूरल के साथ भी आता है। बट आर्टिकल अ एंड एन दो ऐसे आर्टिकल हैं जो प्लूरल नाउन के साथ न आकर सिर्फ किसके साथ आते हैं, सिंगुलर के साथ आते हैं। लेकिन एक बात यहां पर यह आई कि जब हम ये कह रहे हैं कि सिंगुलर के साथ आर्टिकल और एन आता है और सिंगुलर के साथ आर्टिकल दी भी आ सकता है, तो इसका मतलब आर्टिकल और एन का सिंगुलर के साथ हमेशा आना तो तय नहीं है, निश्चित नहीं है। तो फिर क्या है निश्चित, कैसे निश्चित हम करेंगे इसको समझना। आर्टिकल्स जो हैं, आर्टिकल्स को दोस्तों दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में, जिसमें से एक आर्टिकल होता है डेफिनिट और एक इसकी सब कैटेगरी होती है कौन सी, इंडेफिनिट आर्टिकल्स। दो होते हैं आपके, डेफिनिट आर्टिकल्स एंड इंडेफिनिट आर्टिकल्स। तो डेफिनिट आर्टिकल्स जो होता है उसमें डेफिनिट कैटेगरी में तो आता है आपका आर्टिकल दी और इंडेफिनिट कैटेगरी में आते हैं आपके आर्टिकल अ एंड एन। तो अब यहां आकर हमें एक बात पता लगी कि आर्टिकल अ और एन सिंगुलर होने के साथ साथ कैसे भी माने जाएंगे, इंडेफिनिट भी माने जाएंगे। अब जाकर कुछ तय हुआ, लेकिन एक बात कंफर्म है कि आर्टिकल दी कैसा है, ये डेफिनिट है। तो यहीं से हमें अंतर पता लगेगा दोनों में कि किसी नाउन के साथ आर्टिकल अ और एन कब लग सकते हैं, जब वो नाउन सिंगुलर भी हो साथ में इंडेफिनिट भी हो। यानी सिर्फ अगर कोई नाउन सिंगुलर है और इंडेफिनिट नहीं है तो आप आर्टिकल और एन नहीं लगा सकते। अगर कोई नाउन इंडेफिनिट तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है तो भी आर्टिकल और एन नहीं लगेगा। आर्टिकल और एन तो तभी मिल सकता है जब इधर से तो इंडेफिनिट सिचुएशन आए और इधर से सिंगुलर कंडीशन आए, और दोनों को जो नाउन फॉलो करेगी उसी के साथ आप आर्टिकल और एन लगा सकते हैं, अदरवाइज नहीं लगा सकते। बट इफ अ नाउन इज डेफिनिट इन इटसेल्फ और स्पेशल इन इटसेल्फ, अगर कोई नाउन अपने आप में डेफिनिट है या स्पेशल है, वी हैव टू यूज आर्टिकल दी विद दैट नाउन वेदर इट इज सिंगुलर और प्लूरल। अगर कोई नाउन डेफिनिट है या स्पेशल है तो उसके साथ आर्टिकल दी लगेगा, फिर चाहे वो नाउन आपकी सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। तो यहां आकर हमें एक बात पता लगी, तो इस कंसेप्ट को हम यहां लिखेंगे और फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर आप एक पॉइंट समझिएगा, द यूज ऑफ आर्टिकल्स। सबसे पहले तो हम आर्टिकल्स के यूज जो हैं उन पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आर्टिकल्स के रूल्स जो हैं, इसके यूज जो हैं, प्रयोग जो हैं वो कैसे कैसे हैं, किस तरीके से, किस कैटेगरी के अंडर में, किन रूल्स के अंडर में इसका यूज होता है, वो मैं आपको एक बार यहां पर डिस्कस करके बता देता हूं। तो देखिए पॉइंट फर्स्ट कहता है आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स। तो वी यूज आर्टिकल्स विद अ नाउन। क्या रूल लिखा हमने कि आर्टिकल्स जो हैं वो किससे संबंधित हैं, डिटर्मिनर से संबंधित हैं। इसीलिए आर्टिकल्स का प्रयोग जो होगा वो किसके साथ होगा, नाउन के साथ होगा।
ये आपको विशेष ध्यान रखना है। किसके साथ होगा? नाउन के साथ ही इनका प्रयोग होगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरा पॉइंट कहता है, एक चीज यहां पर क्लियर हुई कि आर्टिकल्स आर यूज्ड विद अ नाउन, यानी आर्टिकल्स किसके साथ यूज होते हैं? नाउन के साथ यूज होते हैं, बट नॉट अकॉर्डिंग टू द नाउन, नॉट अकॉर्डिंग टू द नाउन, यानी नाउन के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते। नाउन के साथ भले ही आ जाएंगे, लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग कि नाउन जैसा बोलेगी वैसे ये यूज हो जाए, ऐसा नहीं है। तो फिर आप क्या कहेंगे? आगे आपको लिखना पड़ेगा आर्टिकल्स आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, यानी आर्टिकल्स जो हैं वो किसके अकॉर्डिंग यूज होंगे भैया? आप सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही उनका प्रयोग करेंगे। आर्टिकल्स नाउन के साथ भले ही लगे, लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग नहीं लगते, यानी नाउन जैसा कह दे वैसा आर्टिकल आ जाए, ऐसा नहीं है। नाउन की कंडीशन डिसाइड नहीं होती। अब आप कहेंगे कि सर ऊपर वाला रूल तो चलो क्लियर हो गया हमारा कि आर्टिकल्स डिटर्मिनर का भाग हैं, इसलिए नाउन के साथ आएंगे, लेकिन ये वाला रूल थोड़ा सा हमें कंफ्यूज कर रहा है कि नाउन के साथ आएंगे लेकिन नाउन के अनुसार नहीं आएंगे, का मतलब क्या है? तो देखो, इसका एक रूल तो मैं अभी तो यही बता देता हूं जो सिंपल है, बाकी तो हम जब डिटेल में आर्टिकल टॉपिक को पढ़ेंगे तो उस टाइम पर भी आपको ये समझ में आ जाएगा कि वास्तव में इस पॉइंट का या इस रूल का क्या मतलब निकलता है। मैं आपको मान लीजिए यहां पर एक एग्जांपल देता हूं, उसको समझना आप, ठीक है? चलिए समझिएगा। मैंने आपको यहां पर एक शब्द दिया बॉय। अब बॉय के साथ आप आर्टिकल अ लगा देते हो, क्योंकि ये क्या है? नाउन है। नाउन के साथ आर्टिकल लग गया, कोई बात नहीं है, इसके साथ आपने आर्टिकल अ लगा दिया। लेकिन अब इस बॉय शब्द को तो मैं लिखूंगा, लेकिन इसके साथ मैंने एक एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिया, और वो वर्ड क्या जोड़ दिया मैंने? इंटेलिजेंट, और फिर बना दिया क्या? बॉय। अब बॉय शब्द आ गया तो फाइनली हमें एक फाइनल वर्ड के रूप में क्या मिल गया? नाउन मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहां आर्टिकल तो आ सकता है क्योंकि नाउन है हमारे पास, लेकिन जरा देखिएगा, अब नाउन डिसाइड करेगा क्या कि कौन सा आर्टिकल आएगा, क्योंकि अभी तो हमें ये पता भी नहीं है कि डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। डेफिनिट इनडेफिनिट का होना तो कौन डिसाइड करता है? सेंटेंस डिसाइड करता है। इसीलिए मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, जो आगे जाकर आपको रूल्स पता भी लगेगा। किसी नाउन को डेफिनिट कब माना जाता है, इनडेफिनिट कब माना जाता है, सेंटेंस में कैसे आप डिसाइड करेंगे ये चीजें। लेकिन अभी तो एक पल के लिए मैं इसको इंडेफिनिट ही मान लेता हूं, मान लो। और इंडेफिनिट मानने के बाद भी अगर बात की जाए तो आप जरा समझना कि बॉय के साथ तो आर्टिकल अ लग गया, लेकिन क्या इंटेलिजेंट बॉय में भी बॉय शब्द आ रहा है, तो अब भी क्या आर्टिकल अ लगेगा? नहीं। तो अब बॉय को न देखकर हम प्रोनाउंसिएशन देखेंगे किसका? इंटेलिजेंट का। और चूंकि इसका प्रोनाउंसिएशन इससे अलग है और यहां पर वॉल साउंड है, और वॉल साउंड होने की वजह से यहां पर यूज होगा क्या? एन यूज होगा। ये आपको विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल है जिसमें हमें ये पता लगा कि आर्टिकल्स नाउन के होने पर ही यूज किए जा सकते हैं। अगर नाउन नहीं है उस स्थान पर तो आर्टिकल्स यूज नहीं होंगे। लेकिन इतना भी ध्यान रखना है हमें, आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड अकॉर्डिंग टू अ नाउन, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस की सेंस के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किए जाते हैं। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, ये आप याद रखिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। एन इंटेलिजेंट बॉय आप लिखते हैं और यहां पर आपने अ बॉय लिखा, तो इसका मतलब है नाउन के साथ तो आ रहे हैं लेकिन नाउन के अनुसार नहीं, सेंटेंस में अपने आप डिफरेंस आ गया। तो रूल हमारा क्लियर हुआ कि आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू डिटर्मिनर, सो वी हैव टू यूज अ नाउन जस्ट आफ्टर द आर्टिकल्स, बट आर्टिकल्स आर नेवर यूज्ड अकॉर्डिंग टू अ नाउन। वेदर आर्टिकल्स आर यूज्ड विद अ नाउन, आर्टिकल्स नाउन के साथ यूज भले ही होते हैं बट नॉट अकॉर्डिंग टू अ नाउन। तो लेकिन नाउन के अकॉर्डिंग यूज नहीं होते, आर्टिकल्स आर ऑलवेज यूज्ड अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। तो आर्टिकल्स किसके अकॉर्डिंग यूज होते हैं? सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होते हैं। ये आपको विशेष याद रखना है। क्लियर कॉन्सेप्ट यहां तक?
अब पॉइंट थर्ड देखिए आप, पॉइंट थर्ड क्या कहता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू डिटर्मिनर्स, सो आर्टिकल्स आर यूज्ड with a noun but, ये यहां तक तो हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि आर्टिकल्स जो हैं वो किसका भाग है, डिटर्मिनर्स का, इसलिए इनका प्रयोग किसके साथ होता है, नाउन के साथ होता है। लेकिन अब ध्यान से समझिएगा, अब हम क्या कहना चाहते हैं तो इसको समझना। इफ आर्टिकल दी, रूल किसका है, आर्टिकल दी का, आर्टिकल और एन नहीं शामिल है इस कैटेगरी में, सिर्फ शामिल कौन है, आर्टिकल दी। तो इफ आर्टिकल दी is used with an adjective, अब आप यहां कंसेप्ट समझिएगा कि आर्टिकल दी यूज होगा लेकिन किसके साथ, एडजेक्टिव के साथ यूज अगर हो रहा हो, विदाउट अ नाउन, विदाउट अ नाउन, किसके बिना, नाउन के बिना यूज हो रहा हो। आप देखिए टोटल कितने आपके कीवर्ड्स दिए गए हैं यहां पर, कीवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो आपको 3 कीवर्ड मिलेंगे यहां पर, एक तो मिलेगा आर्टिकल दी, दूसरा मिलेगा एडजेक्टिव होना चाहिए, और किसके बिना होना चाहिए, नाउन के बिना होना चाहिए। तो आपके कितने कीवर्ड्स हो गए, 3 कीवर्ड हो गए। आर्टिकल दी का प्रयोग यदि किया जाए एक ऐसे एडजेक्टिव के साथ जिसके साथ लगी हुई नहीं हो, क्या, नाउन लगी हुई नहीं हो, यानी खुद अकेला एडजेक्टिव अगर दिया जा रहा हो, द एडजेक्टिव is used as a plural subject। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो उस एडजेक्टिव को हम मानकर चलेंगे कैसा, प्लूरल सब्जेक्ट मानकर चलेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, कैसा सब्जेक्ट मानकर चलेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट मानकर चलेंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन कब, जब एडजेक्टिव के साथ सिर्फ लगना चाहिए कौन, आर्टिकल दी। दूसरा, किसके बिना, उस एडजेक्टिव के बाद क्या नहीं आनी चाहिए, नाउन नहीं आनी चाहिए। तो फिर वो एडजेक्टिव खुद ही क्या बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। अब इसकी कितनी कंडीशन आपकी देखे बनती है सेंटेंस में आने की। अगर प्लूरल सब्जेक्ट बन गया तो इसका मतलब इसके साथ जो वर्ब लगेगी या जो शब्द लगेंगे वो कैसे लगेंगे, प्लूरल लगेंगे। प्लूरल अगर है तो प्लूरल ही वर्ब लेगा और बाकी शब्द भी प्लूरल लेगा। दूसरा, चूंकि खुद प्लूरल हो चुका है इसलिए इसको और प्लूरल बनाया नहीं जा सकता। और ध्यान रखिएगा, ऐसा सिर्फ संभव तब होगा जब आप आर्टिकल दी लगाओगे ऐसे एडजेक्टिव के साथ जिसके साथ कोई नाउन यूज नहीं की जा रही है। तो इस कंडीशन को एग्जाम्पल से समझना, थोड़ा सा एग्जाम्पल हम यहां लिख लेते हैं एक बार। इसके 3 प्रकार के एग्जाम्पल आते हैं आपको एग्जाम में देने के लिए, कैसे आप समझना। मैंने मान लीजिए सेंटेंस लिखा, द पुअर is also a part of our society। ये मान लीजिए सेंटेंस लिखा गया, द पुअर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। अब इस सेंटेंस को थोड़ा सा हम अगर एक्सप्लेन करें तो पता लगा आर्टिकल दी का प्रयोग हो रहा है ऐसे एडजेक्टिव के साथ जिसके बाद में कोई नाउन नहीं है। जरा देखो देखे है क्या नाउन, वहां नहीं है, क्योंकि इस पुअर वर्ड के बाद तो क्या आ गया, इज आ गया, नाउन नहीं है। दोबारा समझो, आर्टिकल दी का प्रयोग किया जा रहा है ऐसे एडजेक्टिव के साथ जिसके बाद कोई नाउन नहीं है। तो दोस्तों ये पूरा की पूरा जो शब्द है द पुअर, ये अपने आप में कैसा सब्जेक्ट बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। एंड वी ऑल नो दैट विद प्लूरल सब्जेक्ट वी हैव टू यूज प्लूरल वर्ब। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी लगती है, प्लूरल लगती है। तो इज के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे हम, आर का प्रयोग करेंगे। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, किसका प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे। इसके बाद में जब दोबारा से एक सेंटेंस आता है आपका,
मैंने एक सेंटेंस लिख दिया आपको, द पुअर्स आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी। तो यहां पर आप देखिए वही कंडीशन आ रही है, आर्टिकल दी का प्रयोग ऐसे शब्द के साथ किया जा रहा है जिसके बाद नाउन नहीं है और ये शब्द जो है वो एडजेक्टिव है। तो ये खुद ही कैसा बन गया, प्लूरल सब्जेक्ट। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब कैसी चलती है, प्लूरल चलती है, तो प्लूरल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ऑलरेडी खुद प्लूरल बन चुका है, क्या उसे और प्लूरल फॉर्म में बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता। जैसे पुलिस को पुलिसेज नहीं करेंगे, जेंट्री को जेंट्रीज नहीं करते, इन्फेंट्री को इन्फेंट्रीज नहीं करते, टीनेंट्री को टीनेंट्री नहीं करते, पीजेंट्री को पीजेंट्रीज नहीं करते, वैसे ही आप पुअर को पुअर्स नहीं कर सकते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि आर्टिकल दी के लग जाने से ये खुद ही क्या बन चुका है, आपका प्लूरल वर्ड बन चुका है। तो यहां पर हम सिर्फ लिखेंगे द पुअर आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी। दोस्तों इसके अलावा तीसरा जो प्रश्न बनता है, वो तीसरा प्रश्न क्या बनता है, जैसे कि हम कहेंगे अ पुअर इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर सोसाइटी। ये मान लीजिए लिखा गया a poor is also a part of our society. In this sentence we are using this adjective and with this adjective we are using article a. अब एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल अ लगाने में दिक्कत थोड़ी है, दिक्कत तो तब है जब उस एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन नहीं आ रही हो। अब अगर इस नाउन एडजेक्टिव के बाद पुअर के बाद कोई नाउन आ जाती, जैसे कि मान लीजिए आपको बॉय दे देता, मैन दे देता, स्टूडेंट दे देता, गर्ल दे देता, कुछ भी दे देता, अगर तब तो नाउन आ जाती, तब तो आर्टिकल अ यूज करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन अकेले एडजेक्टिव के साथ, यानी अकेले एडजेक्टिव का मतलब जिसके साथ नाउन नहीं हो, ऐसे एडजेक्टिव के साथ लगना तो सिर्फ किसके लिए उचित होता है, आर्टिकल दी के लिए। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आप इस सेंटेंस को पढ़ने पर आपको बेटर लगेगा कि हाँ बिल्कुल सेंटेंस सही है, अपुअर आ रहा है, इज आ रहा है, इस तरीके से। तो यहां पहली बात पुअर के साथ आप लगाएंगे आर्टिकल दी, और आर्टिकल दी लगने पर ये प्लूरल का काम करता है, इसलिए इज के स्थान पर करके आएंगे हम आर। हालांकि एग्जाम में दो दो एरर नहीं निकालना आपको, लेकिन ये तो मैंने सेंटेंस आपको ऐसे करेक्शन के लिए, इंप्रूवमेंट वाला अगर आ जाता है तो उसके लिए बताया है कि अगर आपसे करेक्शन ये करवाए कौन से पार्ट में करेक्शन करना है, या इस सेंटेंस को पूर्ण रूपेण कैसे सही किया जा सकता है, तो फिर आप उसको इस तरीके से सही करके आएंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि यहां इज नहीं आ सकता, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट का काम करता है। तो एक रूल बना हमारा, दो तीन कंसेप्ट हमारे क्लियर हुए। क्या क्लियर हुए, एक तो ये क्लियर हुआ कि आर्टिकल्स जो है वो किसका भाग है, डिटर्मिनर्स का भाग है, और डिटर्मिनर्स का भाग होने की वजह से आर्टिकल्स का प्रयोग किसके साथ होता है, नाउन के साथ होता है। पहला रूल क्लियर हुआ। दूसरा रूल हमारा था कि आपके आर्टिकल्स जो हैं वो डिटर्मिनर्स का भाग है, इसलिए नाउन के साथ तो यूज हो जाते हैं, लेकिन नाउन के अनुसार नहीं होते हमेशा। आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स का प्रयोग जो होगा उसको डिसाइड करेगा कौन, आपका सेंटेंस डिसाइड करेगा। तीसरा पॉइंट आपका था कि अगर आर्टिकल दी का प्रयोग, स्पेशली दिस रूल इज रिलेटेड टू आर्टिकल दी, तो इफ आर्टिकल दी यानी आर्टिकल दी का प्रयोग यदि एक ऐसे एडजेक्टिव के साथ हो जिसके साथ कोई नाउन नहीं आ रही हो, तो वो एडजेक्टिव खुद ही प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। कैसा बन जाता है, प्लूरल सब्जेक्ट बन जाता है। और उस कंडीशन में उसके साथ जो कंडीशन आती है, किस प्रकार से वाक्य बना सकते हैं, वो आपके तीन वाक्य बना सकता है, कोई भी बनाएगा तो इसके साथ मैक्सिमम आपके, क्योंकि तीन ही तरह के पॉइंट आते हैं आपको, एक तो आर्टिकल दी, एक एडजेक्टिव और एक आपकी वर्ब, तीन चीजें हैं, तीनों में ही कोई बदलाव करेगा तो ध्यान रखिएगा, इसके अकॉर्डिंग आपसे प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर कंसेप्ट। तो यहां तक हमारा एक कंसेप्ट क्लियर हुआ किस तरीके से यूज करते हैं। उसके बाद में आप अच्छे तरीके से समझिएगा कि यहां एक कंसेप्ट है आपका। वैसे तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि आर्टिकल्स जो हैं उसमें आर्टिकल और एन इंडेफिनिट होते हैं, आर्टिकल दी डेफिनिट होता है, लेकिन कई बार क्या होता है, तो इसका मतलब क्या निकला, एक तरीके से तो एक तरीके से इसका मतलब निकला, अगर आर्टिकल और एन इंडेफिनिट है तो वो इंडेफिनिट नाउन के साथ आएंगे, और दी अगर डेफिनिट है तो डेफिनिट नाउन के साथ आएगा। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, इसमें एक रूल छुपा हुआ होता है। क्या रूल होता है उसको समझना। अगर किसी, और ये वाला रूल है ना, ये आपको याद रखना है, क्योंकि आपको ये आपके आर्टिकल्स जो हैं उसके बहुत सारे रूल्स को क्लियर करके बताएगा इजीली। अगर सेंटेंसेस सिलेक्शन के भाव का पता लग रहा है, या फिर मान लीजिए आपके कंप्लीट सेंस का पता लग रहा है, दोनों में से किसी का पता लग रहा है, यह आपको चेक करना है। व्हाट इज द मीन ऑफ दिस सिलेक्शन एंड कंप्लीट सेंस।
ये सिलेक्शन और कंप्लीट सेंस का मतलब है क्या? तो ध्यान रखिएगा, सिलेक्शन का मतलब तो है कि इसके जैसे और भी बहुत हो सकते हैं, ये उनमें से एक है। यानी इस नाउन जैसे, जैसे कहते हैं ना बहुत देखें तेरे जैसे, तो बहुत देखें तेरे जैसे, तो इसका मतलब वो अकेला नहीं है इस तरीके का नमूना, उसके जैसे और भी हैं, तो उसके लिए तो होता है सिलेक्शन। और कंप्लीट सेंस का मतलब है कि इसके जैसा और कोई दुनिया में नहीं है। जैसे कि कई बार कहते हैं ना अपने दोस्तों से, अपन मजाक में कहते थे भाई तू भी अपने आप में नमूना है, भगवान ने तुझे बनाने के बाद में वो सांचा ही तोड़ दिया होगा, है? तो कहते हैं ऐसा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप ध्यान रखिएगा, दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन एंड कंप्लीट सेंस। दूसरा और सिंपल तरीके से समझिए, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा दूं कि जैसे हम बोलने में कहते हैं कि भैया ये एकमात्र नहीं है, इसके जैसे और भी बहुत हैं, ये उनमें से एक है, और कहें कि ये एकमात्र है, इसके जैसा और कोई नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मैं कहूं कि प्राचीन काल में सुख प्राप्ति के या सुख के साधन जो होते थे, उनके लिए कहा जाता था कि प्राचीन काल में धन, पैसा जो हम बोल रहे हैं, धन या पैसा जो था सुख का एक साधन था। एक साधन था, इसका मतलब है इसके जैसे और भी कई साधन थे और ये उनमें से एक था। लेकिन हम कहें तो इसमें कौन सा भाव है? सिलेक्शन का भाव है। लेकिन अगर हम कहें वर्तमान समय में तो स्थितियां बदल चुकी हैं, और वर्तमान समय में तो हम अगर कहें तो धन जो है वो सुख का एकमात्र साधन है। यानी जिस व्यक्ति के पास धन है उसे हम सुखी मानते हैं, बाकी को तो सुखी मानते ही नहीं है। तो धन सुख का एकमात्र साधन है। और एकमात्र बोलने का मतलब क्या निकला? एकमात्र बोलने का मतलब निकलता है कि इसके जैसा और कोई नहीं है, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट सेंस। तो अब इसको समझिएगा, जब भी सेंटेंस से सिलेक्शन के भाव का पता लगता है, वी हैव टू यूज आर्टिकल अ और एन, एंड फॉर कंप्लीट सेंस वी हैव टू यूज आर्टिकल दी। सिलेक्शन के भाव के लिए तो आप आर्टिकल अ और एन का यूज करेंगे, लेकिन आप कंप्लीट सेंस की बात करते हैं तो आप आर्टिकल दी का प्रयोग करेंगे। मैं कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं आपके सामने, उन एग्जांपल्स पर ध्यान देना आप, तब आगे हम बात करेंगे। जयपुर इज पेरिस ऑफ इंडिया, ये लिखा आपने एक, तो एक लिखा आपने साइनेस इज आर्ट ऑफ हर नेचर, एक लिखा आपने ही इज मॉनिटर ऑफ आर क्लास, ये आपने लिखा। आपने लिखा ही हैज स्टडीड यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान। और एक आपने लिखा ही हैज स्टडीड इन यूनिवर्सिटी इन राजस्थान। आपके सामने कुछ वाक्य हैं, इन वाक्यों को आप एक बार पढ़िए और पता लगाइए कौन सा इनमें डिटर्मिनर है, कौन सा आर्टिकल है वो आएगा, कौन सा भाव पता लग रहा है, सिलेक्शन है या कंप्लीट सेंस है, तब जाकर हम आगे बात करेंगे। ठीक है? हाँ जी, पढ़ लिया। पहला सेंटेंस देखिए, जयपुर इज ब्लैंक पेरिस ऑफ इंडिया। तो जयपुर को हम बता रहे हैं भारत का पेरिस बता रहे हैं। किस आधार पर बताते हैं पेरिस हम? जयपुर की बसावट जो है वो बिल्कुल उसी तर्ज पर है जैसी कि पेरिस की है। अब पेरिस जिस तर्ज पर बसा हुआ है उसी तर्ज पर जयपुर बसा हुआ है इंडिया में।
अब आप मुझे बताइएगा कि इस तरह की बसावट वाला पूरे भारत में जयपुर जो है वो एक सिटी है या एकमात्र सिटी है, यानी इसके अलावा और भी हैं या नहीं है? तो आपका जवाब होगा सर इसकी जैसी बसावट वाला तो यही है, तभी तो इसी को पेरिस का दर्जा दिया है, और होते तो फिर औरों को ना दे देते दर्जा। तो अगर यही एकमात्र है तो हमने कहा एकमात्र, और एकमात्र बोले तो कंप्लीट सेंस। तो कंप्लीट सेंस जब भी आती है तो हमें वहां यूज करना पड़ता है आर्टिकल दी। तो किसका यूज करेंगे हम? आर्टिकल दी का। लेकिन अगले सेंटेंस में अगर हम देखें तो लिखा हुआ है शाइनेस इज ब्लैंक पार्ट ऑफ हर नेचर। तो किसी की नेचर या किसी के व्यवहार, किसी के अंदर कोई गुण जो होता है उस गुण में केवल शाइनेस या लज्जा ही होती है या इसके अलावा और भी गुण होते हैं? तो आप जब इसे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि शाइनेस यानी होता है लज्जा, शर्म, हया जिसे हम कहते हैं। तो वो जो होता है तो इसका मतलब है वो एकमात्र गुण है आपके नेचर का, या इसके अलावा और भी गुण है और ये उनमें से एक है। तो आप कहेंगे एकमात्र गुण तो हो नहीं सकता, गुण तो और भी होंगे ही होंगे उसके स्वभाव में, नेचर में, और ये उनमें से कैसा होगा? एक होगा, यानी इसके अलावा और भी कई गुण होंगे और एक होगा तो सिलेक्शन का भाव है, इसलिए अ पार्ट ऑफ हर नेचर हम कहेंगे। ठीक है, अगला देखिए, ही इज ब्लैंक मॉनिटर ऑफ आवर क्लास। क्लास में मॉनिटर का बनना कौन सी पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है? क्लास में एक मॉनिटर होता है या एक से ज्यादा? तो आपका जवाब होगा सर एक। हो सकता है आप में से कुछ का जवाब ये हो कि सर एक से ज्यादा भी होते हैं। माय डियर, होते होंगे, लेकिन उस कंडीशन में उनके साथ फिर कंडीशन जोड़ देते हैं, फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड मॉनिटर, इस तरीके से शब्द जोड़ दिए जाते हैं। वरना वो इसलिए बनाए जाते हैं केवल कि जब हेड बॉय जो होता है, मेन जो होता है, वो अगर एब्सेंट है तो उसकी जगह कोई ड्यूटी संभाल ले, तो वैसे कोई उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके पास, यानी ये जो मॉनिटर की रेस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास में ओवरऑल एक होती है, एक से ज्यादा? तो आप कहेंगे सर एक होती है। प्रधानमंत्री का पद हमारे भारत देश में या किसी देश में कितने होते हैं? एक होते हैं। राष्ट्रपति का पद एक होता है। लेकिन मुख्यमंत्री, देश में अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो देश में तो मुख्यमंत्री हर स्टेट के होंगे, लेकिन स्टेट वाइज अगर बात करें तो हर स्टेट का एक मुख्यमंत्री होता है, तो उस स्टेट का तो एकमात्र वो ही होता है। लेकिन पूरे भारतवर्ष में यानी कोई कैबिनेट, कोई मीटिंग हो रही है, उसमें आपके भारत वर्ष से पूरे जो है मुख्यमंत्री वहां आए, तो आप क्या कहोगे? द चीफ मिनिस्टर या अ चीफ मिनिस्टर? एक चीफ मिनिस्टर ये भी हैं, एक चीफ मिनिस्टर ये भी हैं, जब भी हम तुलना करते हैं तो उस कंडीशन में क्यों? क्योंकि वहां पर हम पूरे के पूरे ग्रुप के रूप में उनका यूज कर रहे हैं, उस ग्रुप में से एक को ले रहे हैं। बिल्कुल वैसे ही मॉनिटर का जो पद होता है वो एकमात्र होता है जब वो व्यक्ति एब्सेंट होता है तो उसका पद संभालने के लिए दूसरे को पहले से नियुक्त कर दिया जाता है, जिससे कि उस टाइम पर कोई दिक्कत नहीं हो। तो उस पद के भार को संभालता है, खुद नहीं बन जाता वो मॉनिटर। तो उस कंडीशन में जैसे कि अचानक किसी भी बड़े पद पर बैठे व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है, कहीं बाहर चला जाता है, तो उसके स्थान पर उस पद को संभालने वाला, उस जिम्मेदारी को संभालने वाला तुरंत नियुक्त किया जाता है। तो वो खुद नहीं बन जाता, इसलिए उसके साथ लगाते हैं कार्यवाहक। क्या लगाते हैं? कार्यवाहक शब्द लगा देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मॉनिटर का पद एक होता है, इसलिए एकमात्र होता है, और एकमात्र जब होता है तो वहां पर हम लगाएंगे क्या? दी का प्रयोग करेंगे। ही इज द मॉनिटर ऑफ आवर क्लास, तो दी का प्रयोग कर लेंगे। अगले सेंटेंस में, अब इन दोनों सेंटेंसेस को समझना ध्यान से, एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ही हैज स्टडीड इन ब्लैंक यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, शब्द दिया क्या? ऑफ। अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं तो सब कुछ सेम है, एक वर्ड को छोड़कर। ही हैज स्टडीड इन, फिर ब्लैंक सेम है, यूनिवर्सिटी और राजस्थान भी सेम है, अंतर है तो सिर्फ ऑफ में और इन में। और ऑफ और इन क्या कहता है कि ऑफ के लग जाने से तो इस नाम की जो यूनिवर्सिटी है वो पूरे राजस्थान में सिर्फ एक है। सिर्फ एक है मतलब एकमात्र है, और एकमात्र यदि है तो लगा देंगे हम आर्टिकल दी। लेकिन इन बोलने का मतलब है कि राजस्थान में क्या एकमात्र यूनिवर्सिटी है कोई, या एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं? तो आप कहेंगे सर राजस्थान में तो एक से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं, और अगर हैं तो हम कहना चाह रहे हैं कि उन्हीं यूनिवर्सिटीज में से किसी एक यूनिवर्सिटी में वो क्या किया है? पढ़ा है या उसने पढ़ाई की है।
तो उस कंडीशन में ये एक है या एकमात्र है, तो आप कहेंगे सर ये तो एक होगा, एकमात्र तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके जैसे और भी यूनिवर्सिटीज हैं। तो उस कंडीशन में हम कहेंगे यहां पर अ यूनिवर्सिटी इन राजस्थान। अब अगर आप में से कोई व्यक्ति कंफ्यूज हो रहा है कि सर आप आर्टिकल अ क्यों लगा रहे हो, या तो एन लगेगा, तो माय डियर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब आगे हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट द डिफरेंस बिटवीन आर्टिकल अ और एन। अ और एन में क्या डिफरेंस है, तो इसके मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी के साथ आर्टिकल अ ही लगता है अकॉर्डिंग टू द साउंड इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वर्ड, यानी इस शब्द के शुरुआत में जो साउंड है उसके अकॉर्डिंग हम आर्टिकल अ का ही यूज करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये एग्जांपल एक बार और रीड आउट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। कंप्लीट भाई, चलिए शुरू करें, बढ़े आगे। तो ये आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ, इस कंसेप्ट को फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां तक इसको कंप्लीट करने के बाद में अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लिखते हैं, यहां पर ये हमारा कंसेप्ट क्लियर हुआ। इसके बाद एक पॉइंट समझिएगा आप, अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस हाउ या व्हाट से बना हुआ एक्सक्लेमेटरी है, कैसा सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, हाउ या व्हाट से बना हुआ, जिसमें भी आपका पूरा की पूरा पार्ट जो है वो लगभग वो कौन ले जाता है, व्हाट ले जाता है, व्हाट से ज्यादा सेंटेंस बनते हैं। आप ध्यान रखिएगा, हाउ और व्हाट से बने हुए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप यहां पर एक पॉइंट समझिएगा। पॉइंट कहता है कि अगर सेंटेंस से हमें एक सिचुएशन का पता लगता है, जो सिचुएशन हमारे लिए कैसी है, इंटरेस्टिंग है, तो इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट के लिए आप जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं आर्टिकल अ और एन यूज करते हैं। अगर कोई सिचुएशन या नाउन आपको इंटरेस्टिंग लगी या अच्छी लगी तो उसके लिए हम यूज करते हैं क्या, आर्टिकल अ और एन यूज करते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए सेंटेंस में दी गई नाउन आपको इरिटेटिंग लगी है, कैसी लगी है, इरिटेटिंग अगर आपको लगी है, तो ध्यान रखिएगा उस इरिटेटिंग नाउन के लिए आप यूज करेंगे माय डियर क्या, आर्टिकल दी। क्या यूज करेंगे, आर्टिकल दी यूज करेंगे, ये आपको विशेष ध्यान रखना है। क्लियर कंसेप्ट। तो अब इरिटेटिंग और इंटरेस्टिंग होने का मतलब क्या, ये पता कैसे लगेगा, तो समझिएगा, आपको कहा गया व्हाट मूवी इट इज आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। एक सेंटेंस तो दिया ये, और एक सेंटेंस आपको दिया गया ये, व्हाट मूवी इट इज आई विल नेवर वॉच इट इन फ्यूचर। ये आपने कंसेप्ट यूज किया, ठीक है। तो अब आपने ये दो सेंटेंस लिखे हैं, इनसे ही आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। बोलने में भी आप जब कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है तो आप कहते हैं व्हाट द हेल इट इज। व्हाट द हेल कब बोलते हैं आप, जब भी सिचुएशन आपको खराब लगती है तो आप कहते हैं व्हाट द हेल, यानी क्या है ये, तो आप चिढ़कर, आप गुस्से में आकर, आप इरिटेट होकर बोलते हो ये बात, तो व्हाट द हेल। तो द का यूज किया आपने वहां पर, और इसी तरीके से आप यहां देखिए व्हाट से बनने वाले एक्सक्लेमेटरी वाक्य हैं दोनों ही। यहां पर इस शब्द से पहले जो ब्लैंक है उसमें क्या यूज हम करेंगे, यहां तक तो सेंटेंस दोनों में सेम है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो पता लगता है आई वॉन्ट टू वॉच इट अगेन। तो इससे हमें पता लगता है कि कोई भी व्यक्ति किसी चीज को दोबारा देखना चाह रहा है या दोबारा उसके साथ जुड़ना चाह रहा है, तो इसका मतलब वो वस्तु उसको कैसी लगी, अच्छी लगी है, इंटरेस्टिंग लगी है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कुछ खाने की चीज यूज कर रहा है, कोई भी ऐसी वस्तु जो खा रहा है, वो उसे अगर स्वादिष्ट लगी तो क्या करेगा, दोबारा कभी नहीं खाएगा उसको या खाने का प्रयास करेगा।
तो कहेगा यार ये चीज तो अच्छी लगी, इसको तो और खाना चाहिए। और अगर कोई बुरी लगी है तो अरे नहीं नहीं, इसको तो जिंदगी में नहीं खाएं भाई, मुंह का स्वाद ही खराब कर दिया। तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर जब दोबारा उससे मिलने की बात, दोबारा उस चीज को देखने की बात, दोबारा किसी को खाने की बात हो रही है, तो इसका मतलब इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। और इंटरेस्टिंग सिचुएशन में हम यूज करेंगे अ और एन का, तो हम कहेंगे व्हाट अ मूवी इट इज। अरे भाई क्या मूवी थी रे यार ये, दोबारा देखूंगा इसको तो एक बार डेफिनेटली। तो और इसके अलावा यहां हम कहते हैं व्हाट मूवी इट इज, आई विल नेवर वॉच इट अगेन इन फ्यूचर, यानी मैं इसे भविष्य में फिर कभी नहीं देखूंगा। तो इसका मतलब कभी नहीं देखूंगा, तो इसका मतलब आप इरिटेट हो गए, परेशान हो गए उस चीज से, और परेशान हो गए तो इसका सीधा सा मतलब है कि वहां वो इरिटेटिंग सिचुएशन है, और इरिटेटिंग सिचुएशन के लिए हम लगाते हैं आर्टिकल दी। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ये भी आपके आर्टिकल्स के ही बेसिक रूल्स से संबंधित है। तो ये तो मैंने आपको बेसिक रूल समझा दिए हैं आर्टिकल्स के, कि आर्टिकल्स हैं क्या, किस कंडीशन में यूज वो होते हैं। इसको कंप्लीट करने के बाद में बारी आती है, अब हम लिखते हैं द यूज ऑफ आर्टिकल अ और एन। यानी अब हमें प्रयोग करना है किसका, आर्टिकल अ और एन का प्रयोग करना है। तो वो प्रयोग हम कैसे करेंगे, कैसे इनका यूज किया जाता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, आर्टिकल अ का कहां यूज होता है, एन का कहां यूज होता है, ये चीजें हम इसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताए हैं कि डिटर्मिनर वास्तव में क्या है, डिटर्मिनर में कितनी कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन से शब्द आते हैं, फिर आर्टिकल हमने शुरू किया है, आर्टिकल में क्या कंडीशन आती है, वो सब जो हमने डिस्कस किया है, इसे आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। अगली क्लास और अगले वीडियो में हम इसे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।